नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और आप मुझसे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं। सर, ये इलेक्शन जो है बहुत ख़ास माना जा रहा है और इन चुनावों को, जैसे हम अक्सर बात करते हैं 2005 के चुनावों की बात करते हैं, इमरजेंसी के दौरान एक चुनाव बिहार ने देखा था उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने अभी तक जितनी भी आम सभाएं देखी हैं, जितनी भी खबरें पढ़ी है जन स्वराज को लेकर, क्योंकि एक नई पार्टी है, तो एक चीज़ जो मैंने देखी है कि बहुत आक्रामक होकर प्रचार किया जा रहा है और बहुत आक्रमण बरपाया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विरोधी जो दल हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये जो है पार्टी की स्ट्रैटेजी है या फिर आपको लगता है कि इस इलेक्शन की ये डिमांड है? मैं पहली बात से शुरू करता हूँ। आपने कहा ये इलेक्शन ख़ास है, बिल्कुल सही कहा आपने। वो इसलिए ख़ास है कि पिछले 35-40 सालों में बिहार की जनता राजनीतिक दलों से और राजनीतिक नेताओं के बर्बरता से त्रस्त हो गई है। गणतांत्रिक व्यवस्था में होते हुए भी जनता का ऐसा बुरा हाल शायद ही कहीं और हुआ हो। तो जैसा आपने कहा, जन स्वराज पार्टी आक्रामक होकर बात कर रही है। एक्चुअली वो आक्रामक आपको दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी 3 साल पहले जब अपना जन अभियान शुरू कर रही थी, तभी से ये बात साफ कर दिया गया था कि बिहार की जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी इस बदहाली का, उनकी इस गरीबी का कारण क्या है। अगर वो इस कारण को सही तरह से समझ गए तो वो ये सोचना चाहेंगे कि अब करें क्या। दूसरी तरफ अगर बिहार की जनता का हाल एक सेकंड के लिए हम अलग करके बात करें तो आप एक और सच्चाई देखेंगे। पिछले 40 सालों से लगातार बिहार देश में सबसे पिछड़े राज्य के नाम से जाना जाता है। मतलब विकास का कोई भी इंडेक्स हो, बिहार सबसे नीचे आता है। अगर यहाँ राजनीतिक दलों ने शासन किया तो क्या उनमें इतनी कुवत नहीं थी कि वो कम से कम एक स्टेप ऊपर लेकर आते? अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोष किसको जाना चाहिए? जिन राजनीतिक दलों ने 35 सालों तक, जिसमें बिहार में 2 जनरेशन निकल गए, 40 साल पहले जो युवा था वो आज दादा बना है, उसने अपने बेटे को बदहाल देखा है, अब वो अपने पोते को भी बदहाल देख रहा है। 35 सालों तक, 40 सालों तक अगर यहाँ की सरकारों में इतनी या तो नीयत की कमी थी या नीति बनाने की कैपेबिलिटी की कमी थी, तो क्या अब उनको फिर से शासन करने का अधिकार है? अगर हमने उनको एक बार और मौका दिया तो क्या बिहार की हालत को वो सुधार पाएंगे? कोई चांस ही नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। इसी प्रोबेबिलिटी को 0 से बढ़ाकर कुछ पॉजिटिव करने की उद्देश्य से और लोगों को एक विकल्प देने के उद्देश्य से इस पार्टी का गठन हुआ था। इसीलिए हम आपको आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। मुद्दों की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर ये इलेक्शन जो है वो 2 मुद्दों पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। एक तो पीएम साहब की जो माता जी उनको गाली दी गई और दूसरा जो है जिस तरह से महागठबंधन ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और ख़ास तौर पर महागठबंधन का जो पूरा फोकस है वो वोट चोरी का जो मुद्दा है उस पर है। लेकिन आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर नज़र नहीं आती, तो क्या जन स्वराज के लिए वोट चोरी जो है वो मुद्दा नहीं है? बात ये नहीं है कि वोट चोरी मुद्दा है या नहीं। बात यह है कि चाहे वो प्रधानमंत्री की मां की बात हो, चाहे वोट चोरी की बात हो, ये सारे राजनीतिक दल इसी तरह से बिहार की जनता का ध्यान बांटते आए हैं और आप जैसे जर्नलिस्ट भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ध्यान यहाँ, मुद्दा केवल 2 है जैसा आपने कहा, लेकिन वो नहीं। प्रधानमंत्री की मां बिहार के लिए क्या है?
इस पर फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री की मां के नाम पर क्या हुड़दंग हो रहा है। इस पर फर्क ही नहीं पड़ता कि वोट चोरी के नाम पर क्या हुड़दंग हो रहा है। मुद्दा ये है कि बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा अभी तक नहीं मिली है। 35 सालों से जिन लोगों ने ये शिक्षा नहीं दी है, वो आज भी चाहते हैं कि मुद्दों को भटकाकर इससे ध्यान हटा लिया जाए। जनसुराज अब भी कहती है, मुद्दा बिहार में केवल 2 है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और युवाओं के लिए यहीं पर रोजगार, जिससे कि पलायन बंद हो। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इलेक्शन पे बात करते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि एक नई पार्टी है, तो कैंडिडेट्स के चुनाव को लेकर किसी तरह का कोई पैमाना तय किया गया है? कैंडिडेट्स को चुनाव को लेकर केवल एक पैमाना है, और उसके पीछे का जो रीज़न है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। बिहार की बदहाली का, बिहार के पिछड़ेपन का, बिहार की गरीबी का, बिहार की कुव्यवस्था का अगर कोई एक कारण हो तो वो है यहाँ के नेताओं का भ्रष्टाचार। यहाँ के सिस्टम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो इसका कारण है। इसी भ्रष्टाचार के कारण, इसी कानून व्यवस्था की कमी के कारण बिहार में कोई इन्वेस्टर तक नहीं आना चाहता। जब उसकी अपनी जान का खतरा है, उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, तो कोई क्यों यहाँ इन्वेस्ट करेगा? तो जैसा मैंने पहले कहा, बिहार की इस हालत के लिए जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ के भ्रष्ट नेता हैं, यहाँ के भ्रष्ट मंत्री हैं, यहाँ के भ्रष्ट विधायक हैं। और सब जानते हैं कि अगर इसे सही करना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है, और वो शुरुआत करनी है इन चुनावों से। क्योंकि पिछले 35 साल में यही होता आ रहा है कि अगर किसी भी गुंडे मवाली माफिया के आदमी को चुनाव लड़ना है, वो 20-25 करोड़ लेकर एक लीडर के पास जाएगा, टिकट खरीदेगा, उसके बाद 7-10 करोड़ और लगाएगा, जीत कर विधायक बनेगा। विधायक बनने के बाद सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में क्या है? वो 30 करोड़ जो गंवाए हैं उसकी उगाही कैसे की जाए। भ्रष्टाचार की शुरुआत मंत्री और विधायक के दिमाग से होती है, और अगर इसे बदलना है तो शुरुआत चुनाव से करनी पड़ेगी। और इसीलिए जनसुराज ने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से कहेंगे कि आप ऐसे काबिल उम्मीदवार चुनकर हमारे सामने लाओ जो आप समझते हो कि हृदय से शुद्ध और ईमानदार हैं। ऐसे काबिल उम्मीदवार हम ढूंढने में लगे हैं जनता की मदद से। इन उम्मीदवारों को अगर काबिलियत है केवल 5 लाख रुपए चुनाव में लगाने की तो वो 5 लाख लगाएं। अगर उनकी काबिलियत है 50 लाख रुपए खर्च करने की तो वो 50 लाख लगाएं। बाकी अगर वो काबिल जनता के द्वारा चुने हुए उम्मीदवार हैं तो उनको जिताने की जिम्मेवारी जनसुराज पार्टी लेती है, केवल एक आशा से, अगर वो विधायक बने और जनता के आशीर्वाद से अगर जनसुराज की सरकार बनी तो उनमें से कुछ विधायक मंत्री बनेंगे। ये जनसुराज के विधायक और ये जनसुराज के मंत्री दिमाग से भ्रष्ट नहीं हो, दिमाग से वो भ्रष्टाचार के कीड़े की शुरुआत नहीं करें, इसी आशा से हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक है सर। जो मैं बहुत से युवाओं से अभी मिला हूँ, और पान के जो खोमचे होते हैं, सैलून होते हैं, वहाँ पर दूसरे शहरों से आकर जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने एक नेगेटिविटी देखी है, ख़ास तौर पर वोटिंग को लेकर, वोट देने को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। क्या आप इसे एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड नहीं मानते? ना, ये रियलिटी है। क्योंकि पिछले 35-40 सालों से लोग काइंड ऑफ निष्क्रिय हो गए हैं इस बात से, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सब तो एक से एक गधे हैं, एक से एक गुंडे हैं, एक से एक माफिया के लोग हैं। तो भाई चुनाव में किसी को जिताकर करें क्या? चाहे इसको जिताएं चाहे उसको जिताएं, एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं। तो इसीलिए ये लोग अब उदासीन हो गए, चुनाव से उदासीन हो गए। उनको यही समझाने के लिए कि उदासीन होना कोई उत्तर नहीं है। आपके पास तब भी एक विकल्प था,
अगर आपने भाग लिया होता और नोटा को दबाया होता, अगर नोटा सबसे ज़्यादा वोट पाता, तो जितने लोग खड़े थे उम्मीदवार बनकर उन सब को बार कर दिया जाता। कम से कम इतना तो करते। अब की बार एक नया विकल्प आपके सामने है, जो न तो कहीं माफिया का आदमी है, न ही पैसे देने वाला आदमी है, न ही गुंडा आदमी है। आप एक बार इसे तो ट्राई करके देखो। यही संदेश पिछले 3 सालों से दिया जा रहा है और स्पेशली 23 जून के बाद से दिया जा रहा है, जब हमें अपना चुनाव चिन्ह मिल गया था। उस चुनाव चिन्ह को, स्कूल के बस्ते को हमने जानबूझकर चुना था। वो इसलिए कि चुनाव के दिन वोटिंग मशीन के सामने खड़े होने पर ये हर उस गरीब को, हर उस मजलूम को ये याद दिलाएगा कि अगर उनके बच्चों के पीठ पर बोझ का बोरा नहीं, स्कूल का बस्ता देखना है, तो स्कूल के बस्ते पर आप मुहर लगाइए। ठीक है सर। पार्टी जो है वो एक तरह से सत्ता के विरोध में खड़ी हुई है बिहार में इतने समय से जो सत्ता है, और नीतीश कुमार पे, सीएम साहब पे बहुत आक्रामक भी रहे, जैसे कि आपने कहा, उसकी वजह भी बताई। और तेजस्वी यादव भी इस वार से बच नहीं पाए हैं पार्टी के। हाल फिलहाल में जिस तरह से पार्टी के जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी पे निशाना साधा है, तो ये जो शिफ्ट हुआ है एकदम से, तो इसके पीछे क्या आपको लगने लगा है कि जो राहुल गांधी की जो जिस तरह की जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, क्या वो किसी तरह का फ़र्क यहाँ पर पैदा करते आपको नज़र आ रहे हैं? राहुल गांधी पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। राहुल गांधी के बारे में कमेंट इसलिए आए हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उसके पहले तो उनका कहीं अता पता था नहीं बिहार में। और जहाँ तक उनके कार्यकलापों का सवाल है, बिहार में चाहे वो कुछ भी करें, अगर उनके कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बिहार के लोगों को और उनके डीएनए को गाली देते हैं, और उनके कांग्रेस पार्टी के ही शायद अध्यक्ष हैं केरला के, जिन्होंने बिहार को और बीडी को जीएसटी के मामले में लिंक करके जैसे अपमानजनक तरह से एड्रेस किया है, जब तक ऐसा चलता रहेगा और राहुल गांधी उन सब को क्षमा करते रहेंगे, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, तब तक क्या उनको लगता है कि उनकी दाल गलने वाली है बिहार में? बिल्कुल नहीं। और बिहार की जनता को हम ये समझाने में लगे हुए हैं कि इन धोखेबाजों से, मैं क्या कहूँ, इन बेवकूफ़ लोगों से बच के रहिए। ये आपको केवल इस्तेमाल करने आए हैं, जैसा पिछले 70 सालों से होता आया है। कांग्रेस 40 सालों तक डायरेक्टली बिहार में राज करती रही, उसके बाद 15 साल तक वो लालू यादव के साथ मिलकर शासन करती रही। फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि बिहार की जनता ने ये लालू जी को किस तरह से रिजेक्ट कर दिया है। वो ऐसे भ्रष्ट और घूसखोर इंसान के पीछे जब तक लगे रहेंगे, बिहार की जनता उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और माफ़ भी नहीं करेगी। बहुत पॉजिटिविटी और उम्मीदों के साथ आप मैदान में आए हैं चुनाव में, और धुआंधार प्रचार है और बयानबाजी भी बहुत तेज़ हैं, और उम्मीदें, और मैं समझता हूं कि एक सकारात्मकता भी दिख रही है हर जगह पर। बहुत ईमानदारी से अगर मैं पूछूं सर, तो पहला चुनाव है, और कितनी सीटों पर आपको लगता है कि आप श्योर है कि कामयाबी मिलेगी, और कितनी सीटें आप यहाँ पर लाते दिख रहे हैं? सीटों की गणना में हम अभी नहीं हैं। उसका कारण है, कारण ये है कि हम बिहार की जनता को उनकी स्थिति समझाने के लिए आए थे। उनकी स्थिति को समझाते समझाते जब यहाँ के लोगों ने हमसे विकल्प मांगा, तो वो विकल्प देने हम आए थे। आज भी हम बिहार की जनता को समझाने में ही लगे हैं। हम कहीं किसी से वोट नहीं मांगते।
हम बिहार की जनता से यही कहते हैं कि आप अपनी बदहाली का, अपनी गरीबी का कारण समझो, और अगर कारण समझ में आ जाए तब उसको दूर करने का उपाय ढूंढो। उपाय ढूंढने में अगर आपको लगता है कि जनसुराज एक विकल्प है, तो आप जनसुराज के साथ आओ। हम केवल इतना कह रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि लगभग 3 से 5 लाख लोग बिहार में हर रोज़ जनसुराज की बातों को समझ रहे हैं और जनसुराज के चुनाव चिन्ह को पहचान रहे हैं। इसीलिए अभी अगर हमारा वोट परसेंटेज X है, तो आगे आने वाले हर दिन वो X बढ़ता जा रहा है। चुनाव होने तक ये 2x होगा या 3x होगा, इसका हमें अभी अंदाज नहीं। फिर भी एक अनुमान तो होगा सर, क्योंकि ज़मीन पर काम कर रहे हैं इतने समय से, फिर भी एक नंबर तो फिर भी एक सोच के रखा होगा कि इसके आसपास कहीं ना कहीं कुछ सफलता मिल सकती है। हम यहाँ सत्ता पाने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता पाना तो हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। तो सबसे पहली बात, चूँकि सत्ता पाना हमारा एम नहीं है, इसीलिए हमने डिक्लेयर किया है कि हम न तो कोई प्री पोल न ही कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। हमारा मानना है कि अलायंस वो करते हैं जो शासन में आने के लिए मरे जा रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। जो शासन गद्दी पाना चाहते हैं, वही गठजोड़ का आंकड़ा अपनाते हैं कि क्या करें, कैसे शासन में आ जाएं। हम उस लड़ाई में नहीं हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने बार बार कहा है, मैंने जो पहले कहा उससे अब इस बात को लिंक करके कहता हूँ कि अगर बिहार की जनता चुनाव होने तक हमारी बात को समझ गई तो हम अर्श पे रहेंगे, अगर ना समझी तो हम फर्श पे चले जाएंगे। हम 0 सीट के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और 200 प्लस सीट के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर 0 सीट आई तो हम यही मानकर चलेंगे कि हम अपनी लड़ाई में हार गए। अपनी लड़ाई में, हमारी लड़ाई क्या थी? बिहार के लोगों को समझाना। हम उसमें हार गए। हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का जो होगा वो होगा, दैट विल बी अ बाई प्रोडक्ट। हमारा काम है बिहार के लोगों को समझाना, बताना, उनको रास्ता दिखाना। अगर हम फेल कर गए, हम फिर से 0 से शुरू करेंगे, फिर से पदयात्रा करेंगे। पिछली बार 1 प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे थे, इस बार 100 प्रशांत किशोर पदयात्रा तो ये जो किसी तरह के अलायंस में नहीं जाने का इलेक्शन के बाद, ये सर श्योर है, या फिर समय आने पर अगर किसी तरह की सिचुएशन बनती है, कुछ इक्वेशंस बनती है और ज़रूरत पड़ती है अगर जनसुराज की किसी गठबंधन को, तो क्या तब किसी तरह का परिवर्तन होगा या समय के मुताबिक फैसला लिया जाएगा? क्योंकि सियासत में तो कोई फैसला आखिरी नहीं होता है सर, ये तो हिस्ट्री भी बताती है। इसीलिए तो हमने कहा हम सियासत करने कहाँ आए हैं। हम सियासत करने आए ही नहीं हैं। हमारा मुख्य एम अगर गद्दी पाना होता तो मैं जिस सर्विस से रिटायर किया हूँ उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आए थे दूसरे दलों में आने के लिए, हम वहाँ चले जाते। हम सियासत करने नहीं आए हैं और इसीलिए चाहे जो भी हो, इस स्टैंड से तो हम कभी नहीं हटेंगे। और मान लीजिए, जैसे कुछ पत्रकारों ने हमारे पास सिनेरियो रखा, मान लीजिए 5, 10, 15 विधायक आ गए और वो चाहते हैं कि हम जनसुराज की इस भावना को हटा दें और किसी से अलायंस कर दें, तो हम उनसे कहेंगे आप स्वतंत्र हैं हमसे हट जाने के लिए, लेकिन पार्टी किसी से अलायंस नहीं करेगी। आमतौर पर सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बदलती है, लेकिन जिस पुख्ता तरीके से आप ये बात रख रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद हर कोई देखना चाहेगा कि ये कितना पुख्ता ये बात थी और कितना प्रैक्टिकली ये जनता के सामने आई। एक आखिरी सवाल पे कंक्लूड करूंगा सर, यहाँ पर अभी फ़िलहाल थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है तीसरे मोर्चे की। मान लीजिए कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो वाकई में बदलाव ला सकती है जनसुराज के लिए, और जनसुराज जो चाहती है, जिस तरह का रोड मैप या ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर रखा है उस पर आगे जाने के लिए, तो क्या ऐसे किसी थर्ड फ्रंट का सेंटर अगर बने जनसुराज, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे? हमने आपसे कहा हम किसी फ्रंट में विश्वास नहीं रखते।
फ्रंट में वो लोग आते हैं जो शासन के लिए मरे जा रहे हैं। हम तो बिहार के बदलाव में विश्वास रखते हैं। तो इसका मतलब ये है सर कि अगर बहुमत आता है तो सरकार बनाएंगे, नहीं आएगा तो आप विपक्ष में रहेंगे जितने भी सीटें रहे? हाँ, अगर विपक्ष एक सम्मानजनक विपक्ष के लिए नंबर आता है तो हम तब दिखाएंगे कि विपक्ष कैसा होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 5, 10, 15 आए या कोई भी नंबर आया जिसमें हम अच्छे विपक्ष भी नहीं बन सकते हैं, तो हम फिर से ज़ीरो से शुरू करेंगे। अपने विधायकों को कह देंगे कि अगर आप जनसुराजी बनकर रहने को तैयार हैं तो रहिए, अदरवाइज़ आपको जहाँ जाने का मन हो चले जाइए। हम तो फिर ज़ीरो से शुरू करने वाले हैं। सर, पॉलिटिक्स में जिस तरह की बातें होती हैं और जिस तरह की चीज़ें हमने माजी में देखी है, उस लिहाज से बहुत ही आइडियलिस्टिक आप बातें कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ये कितनी आगे जाके चीज़ें होंगी, लेकिन वाकई में उम्मीद तो आपने बंधाई है और बहुत दिलचस्पी भी इस चुनाव में जनसुराज के आने से जागी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और इलेक्शन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। और बहुत दिलचस्पी से, इंटरेस्टिंग तरीके से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।